एक सरकारी स्कूल था जहां मुफ्त में बच्चे पढ़ते थे। अब उस इमारत में ताला लगा है, खिड़कियों में मकड़ी के जाले हैं और बच्चे या तो खेत में हैं या भट्टे पर या शहर में किसी ठेकेदार के साथ। यह कोई एक गांव की कहानी नहीं है। यूडाइज प्लस के आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 से 2024-25 के बीच भारत में 81,221 सरकारी स्कूल बंद किए गए, यानी 7 साल में 7.42% की गिरावट। और इसी दौरान कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की हो गई। तो सवाल यह नहीं है कि स्कूल क्यों बंद हुए, सवाल यह है कि किसके लिए बंद हुए। जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा का बाजारीकरण पर और उस बाज़ार में आदिवासी बच्चे की कीमत क्या है। भारत सरकार का यूडाइज प्लस यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यह हर साल स्कूलों का हिसाब रखता है। इसी के आंकड़े संसद में रखे गए। देखिए यह तालिका 2017-18 में लगभग कुल 11,02,000 सरकारी स्कूल थे। 2019-20 में कुल सरकारी स्कूल रिकॉर्ड किए गए 10,32,570, मतलब 69,430 स्कूल घटे। 2024-25 तक कुल 81,221 स्कूल बंद हो गए। फरवरी 2026 में राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2020-21 से 2024-25 के बीच 18,727 सरकारी स्कूल बंद हुए, लेकिन इसी दौरान प्राइवेट स्कूल्स में 8,475 की बढ़ोतरी हुई। जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा स्कूल बंद हुए उनमें मध्य प्रदेश 6,972 स्कूल बंद हुए, उड़ीसा में 4,589 स्कूल बंद हुए, अधिकतर आदिवासी इलाके में। तो जम्मू एंड कश्मीर में 4,380, वो तो मुसलमान राज्य है। उसी तरह असम में, उत्तर प्रदेश में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। इन सभी राज्यों में ज़्यादातर समय भाजपा का ही शासन रहा था। हालांकि बिहार एक अपवाद रहा, वहाँ स्कूलों की संख्या बढ़ी। अब यह चिंता का विषय हो सकता है कि शहर में या गांव में कहाँ ज़्यादा असर देखने को मिला। आरटीई एक्ट कहता है कोई भी बच्चा अपने घर से 1 किलोमीटर प्राइमरी लेवल तक में या 3 किलोमीटर अपर प्राइमरी से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा पढ़ाई के लिए। लेकिन जो स्कूल बंद हुए वे ज़्यादातर ग्रामीण, दूर दराज और आदिवासी इलाकों में थे, जहाँ विकल्प नहीं है, जहाँ प्राइवेट स्कूल का मतलब है बच्चा पढ़ना छोड़ देगा। Scroll.in की रिपोर्ट बताती है छत्तीसगढ़ में जो स्कूल बंद हुए उनमें से ज़्यादातर वे थे जो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट जोन में थे, जहां बच्चों को सबसे ज़्यादा स्कूल की ज़रूरत थी। जहां स्कूल बंद हुए वहां बच्चे कहां गए। यूडाइज प्लस 2024-25 की रिपोर्ट कहती है कि 2017-18 में कुल इनरोलमेंट था 25.09 करोड़। 2024-25 में यह गिरकर 23.28 करोड़ हो गया। 7 साल में 1.6 करोड़ से ज़्यादा बच्चे शिक्षा प्रणाली से बाहर हो गए। और यदि पिछले 5 साल की बात करें तो 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा। यह संसद में खुद सरकार ने माना। SC, ST और OBC बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित। कैरियर 360 प्लस के अनुसार यूडाइज के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार तो SC के 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने स्कूल बंद होने के कारण स्कूल छोड़ा। ST के 2 लाख, OBC के 3 लाख बच्चे स्कूली सिस्टम से बाहर हुए। और ड्रॉप आउट रेट ST बच्चों में प्राइमरी लेवल पर 3.69%, जो किसी भी दूसरे समुदायों के ड्रॉप आउट रेट में सबसे ज़्यादा है। क्लास 5 तक पहुँचते पहुँचते सरकारी स्कूलों में ST बॉयज़ का ड्रॉप आउट 11.02% था तो गर्ल्स का 9.65%, यानी हर 10 आदिवासी बच्चों में से एक प्राइमरी स्कूल भी पूरा नहीं कर पाता। अब बात करते हैं उस नीति की जिसने यह सब संभव बनाया। नाम है स्कूल रैशनलाइजेशन। सरकारी भाषा में इसका मतलब है कम बच्चों वाले स्कूलों को मर्ज करना। तर्क यह है रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होने चाहिए, मतलब कम संसाधन में अधिक काम निकालना, जो आजकल प्राइवेट कंपनियां करती है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है? राइट टू एजुकेशन फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अम्बरीश रॉय ने इसे पूरी तरह से तर्कहीन बताया। उन्होंने कहा जब शिक्षक दूरदराज क्षेत्रों में नहीं पहुंचते तो बच्चों को उसकी सज़ा क्यों दी जाती है। RT एक स्पष्ट कहता है हर बच्चे को 1 किलोमीटर के भीतर
प्राइमरी स्कूल मिलनी चाहिए। स्कूल रेशनलाइजेशन इस अधिकार को ही ख़त्म कर देती है। मतलब आरटीई एक शिक्षा का अधिकार लेकर आया तो स्कूल रेशनलाइजेशन से उस अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। हल्का फुल्का विरोध हुआ लेकिन पता ही नहीं चला। ऐसे में नीट में किसके बच्चे निकलेंगे, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी कौन पास हो पाएंगे। अब इस रेशनलाइजेशन का असली नतीजा क्या हुआ? जब कोई स्कूल मर्ज होता है तो बच्चे को 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। आदिवासी इलाकों में तो रास्ते पहाड़ी होते हैं, जंगली होते हैं, जो अनसेफ होते हैं। लड़कियों के लिए सेफ्टी कंसर्न घर वाले रोक देते हैं। ट्रांसपोर्ट नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है। परिवार बच्चों को घर के काम में लगा देता है। नतीजा ड्रॉप आउट, बच्चा स्कूल छोड़ता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी कम्युनिटीज़ के सर्वे में पाया गया कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों में 67.5% स्कूल से बाहर थे और इनमें आदिवासी बच्चों का अनुपात 58.3% था, जो उनकी पॉपुलेशन शेयर से कहीं ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 2022-23 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में इनरोलमेंट था 1.92 करोड़, 2024-25 में 1.52 करोड़। सिर्फ 2 साल में 40 लाख बच्चे गायब। और यूपी में 9,508 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है जो 6.2 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं अकेले। अब आते हैं उस समीकरण पर जो इस पूरी कहानी का कोर है। एक तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। यूडाइज प्लस 2024-25 बताता है कि प्राइवेट स्कूल की संख्या 3.31 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई सिर्फ एक साल में। और 2021-22 से 2024-25 के बीच प्राइवेट स्कूल में इनरोलमेंट 31.1% से बढ़कर 38.8% हो गया, यानी 4 साल में 25% की रिलेटिव ग्रोथ। इस बीच कोचिंग इंडस्ट्री का हाल क्या है? संसद में दिए जवाब और द प्रिंट के अनुसार 2024 को कोचिंग मार्केट साइज जो है वो 58,000 करोड़ रुपए की रही। आईमार्क ग्रुप के अनुसार कोचिंग इंडस्ट्री 2028 तक 1,33,995 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इन कोचिंग इंडस्ट्री से 2019-20 में 2,240 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जबकि 2023-24 में यह 5,500 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा हो गया। यह आंकड़ा सदन में रखा गया था। इसके अलावा निजी कोचिंग के साथ इसकी वैल्यू 34,000 करोड़ रुपया आंकी गई। सोचिए, कोचिंग इंडस्ट्री का जीएसटी रेवेन्यू 5 साल में दुगुना से ज़्यादा हो गया। मतलब इस पैरेलल एजुकेशन इकोनॉमी में पैसा लग रहा है। वह पैसा कहाँ से आ रहा है? उन्हीं परिवारों से जो पहले सरकारी स्कूलों पर निर्भर थे। जीडीपी में एजुकेशन का हिस्सा क्या है? तो इकोनॉमिक सर्वे 2024 कहता है कि भारत एजुकेशन पर जीडीपी का सिर्फ 2.7% खर्च करता है, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का टारगेट है 6%। 1960 की कोठारी कमीशन भी कह गई थी 6%। यूनेस्को की रिकमेंडेशन कम से कम 4%, और यह 2.7% भी घट रहा है। 2020-21 में 2.9% था तो 2023-24 में 2.7% हो गया। यानी एक तरफ सरकार एजुकेशन पर खर्च घटा रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने दे रही है। यह कोइंसिडेंस नहीं, यह नीतिगत साजिश है। अब हम आते हैं उस बिंदु पर जिसके लिए यह चैनल है, आदिवासी नज़रिया। यह सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी का मामला नहीं है, यह हमारे एग्जिस्टेंस का मामला है। आदिवासी समाज के लिए स्कूल का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं था। जब पहली बार सरकारी स्कूल हमारे गांव में खुला, वह हमारी संवैधानिक स्वीकृति थी। यह कहने का तरीका था, तुम भी इस देश के हो। जब वही स्कूल बंद होता है तो हम उस स्वीकृति को वापस लेते हुए देखते हैं। उड़ीसा में 4,589 सरकारी स्कूल बंद हुए। यह आंकड़ा याद रखिए। उड़ीसा में शेड्यूल ट्राइब की आबादी 22.85% है, लेकिन ये 22% लोग ज़्यादातर उन्हीं रिमोट ब्लॉक्स में रहते हैं जहाँ से स्कूल गायब हुए। मध्य प्रदेश में 6,972 स्कूल बंद हुए। तो मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन 21.1% है। बैगा, गोंड, कोरकू, भील सब इन्हीं इलाकों में हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आदिवासी बच्चों का दिखावटी विकल्प है। सरकार कहती है हम 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं, लेकिन 2023 में सिर्फ 58% सैंक्शनड एकलव्य स्कूल ही फंक्शनल थे। खुद पार्लियामेंट कमेटी ने माना। नुपुड़ा जो उड़ीसा में है, एकलव्य मॉडल स्कूल में 3 साल से यूनिफॉर्म नहीं मिला। 2021-22, 22-23 और 23-24। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कक्षा 6 से 12 के लिए है, मगर 1 से 5 का क्या होगा?
रेसिडेंशियल स्कूल का मतलब है बच्चे को घर से दूर भेजना, परिवार और कम्युनिटी से अलग, और ये स्कूल वहाँ पर आदिवासी परंपरा से बाहर हिंदू परंपरा सिखा रहे हैं। आदिवासी दृष्टिकोण से कहें तो रेसिडेंशियल स्कूल एक कल्चरल डिसलोकेशन है। यह इंटीग्रेशन नहीं, असिमिलेशन है। एक बार सोच कर देखिए कि 87,000 लोकल स्कूल बंद करके 740 एकलव्य स्कूल खोलना, यह एक्सेस टू एजुकेशन नहीं, समुदाय से निष्कर्षण है, समुदाय से बाहर निकालना है। अब आते हैं सबसे तीखे सवाल पर। सरकारी स्कूल बंद होना, प्राइवेट स्कूल का बूम होना और कोचिंग इंडस्ट्री उगना, यह सब मिलकर क्या बनाता है? यह बनाता है एक क्लास बेस्ड सेग्रीगेटेड एजुकेशन सिस्टम। जिसके पास पैसा है वह प्राइवेट स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करता है। जिसके पास पैसा नहीं है वह या तो बंद सरकारी स्कूल के सामने खड़ा है या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है। 80 करोड़ लोग राशन सब्सिडी पर निर्भर हैं इस देश में, लेकिन प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ती जा रही है। यह इक्वेशन बताइए कैसे काम करेगा? SC, ST और OBC का मार्जिनलाइजेशन जानबूझकर है या संयोगवश? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन डेटा से बचना संभव नहीं। अनुसूचित जाति के एनरोलमेंट में 8 लाख की गिरावट, ST में 2 लाख, OBC में 3 लाख, ये वे वर्ग है जिनके लिए एजुकेशन एकमात्र सोशल मोबिलिटी का रास्ता था। अंबेडकर ने क्या कहा था? एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। अगर एजुकेशन ही एक्सेसिबल नहीं तो एजुटेशन कहाँ से आएगी? ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी? बौद्धिक अपंगता का फ़ायदा कहीं ना कहीं गैर आदिवासी ही ले रहे हैं। जब गांव का दलित या आदिवासी लड़का पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वह वन अधिकार की मांग कैसे करेगा? पेशा नहीं समझेगा, अपनी ज़मीन कैसे बचाएगा? शिक्षा का बाजारीकरण सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी नहीं बढ़ाता, यह राजनीतिक मताधिकार से वंचित करने का औजार भी है। एक और आयाम जो आदिवासी बच्चों के लिए यूनिक है, जब सरकारी स्कूल था कम से कम वहाँ एक टीचर था जो हो में, मुंडारी में, गोंडी में बात कर सकता था, लोकल था। प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आदिवासी भाषा का कोई स्थान नहीं। यह सिर्फ शिक्षा का नुकसान नहीं, यह कल्चरल इनहेलेशन है, संस्कृति का विनाश की नींव। एक सवाल जो पूछा जाता है, क्या बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादा स्कूल बंद हुए? डेटा को अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 6,972 स्कूल बंद हुए, जो एक राज्य में बंद होने वालों में सबसे ज़्यादा इसी राज्य में था। उत्तर प्रदेश में 22 लाख बच्चों का स्कूल इनरोलमेंट घटा। असम वहाँ पर भी गिरा है। बिहार में अपवाद है, वहाँ बढ़े हैं। उड़ीसा में 4,589 स्कूल बंद। लेकिन यह सिर्फ बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी की लड़ाई नहीं है, यह एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है जो कहती है गवर्नमेंट को एजुकेशन से हटना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को आने देना चाहिए। यह नव उदारवादी विचारधारा है और यह आइडियोलॉजी किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। लेकिन यह सवाल ज़रूर पूछना होगा कि जो सरकारें ट्राइबल एरियाज़ में हैं, जिनके पास ट्राइबल वोट बैंक है, वे उन्हीं एरियाज़ में स्कूल क्यों बंद कर रही है? तो हम कहाँ खड़े हैं? 87,000 स्कूल बंद, 1.5 करोड़ बच्चे कम, SC में 8 लाख, ST में 2 लाख की इनरोलमेंट गिरावट, कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की, GDP में शिक्षा का हिस्सा सिर्फ 2.7%। ये आंकड़े नहीं हैं, यह एक जनरेशन का भविष्य है। आदिवासी समाज की मांग स्पष्ट है कि RTE एक्ट का पूर्ण क्रियान्वयन होना चाहिए। 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। ट्राइबल ब्लॉक में सरकारी स्कूल बंद करने पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। जब 5th शेड्यूल विशेष प्रावधान देता है तो फिर क्यों नहीं ऐसा आदेश दिया जा सकता है? एजुकेशन में GDP का 6% तक स्पेंडिंग लाया जाए, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में खुद सरकार ने वादा किया। ट्राइबल लैंग्वेज मीडियम में सरकारी शिक्षा होनी चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाई बच्चे का अधिकार है। स्कूल रेशनलाइजेशन के नाम पर ट्राइबल एरियाज़ में बंद हुए स्कूलों की लिस्ट पब्लिक होनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता हो कि किन इलाकों में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमारे बच्चे भिखारी नहीं हैं, उन्हें सरकार का उपकार नहीं चाहिए, उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जब स्कूल बंद होता है तो आर्टिकल 21A का उल्लंघन होता है। यह सिर्फ पॉलिसी फेलियर नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन है। अगर यह वीडियो आपको ज़रूरी लगा हो तो शेयर करें। जो लोग शिक्षा नीति पर काम करते हैं, जो शिक्षक हैं, जो आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उन तक पहुंचाएं। कमेंट में बताएं कि आपके इलाके में कितने सरकारी स्कूल बंद हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।